नमस्कार, बटनेर पोस्ट के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। डियर लीडर में आज हमारे मेहमान हैं सुमित रनवा, नगर परिषद के सभापति। नगर परिषद के सभापति के तौर पर सुमित रनवा का जो कार्यकाल है बहुत ही शानदार माना जाता है। जब वो निर्माण समिति के अघोषित अध्यक्ष थे तब भी उनकी जो भूमिका है यदा कदा हमारे सामने आती थी। बहुत बड़े प्लानर हैं, विजनेबल हैं। और आज तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे उस सुमित रनवा से जो कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बनते हैं। भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको सभापति नियुक्त करते हैं। और उसके बाद आखिर क्या वजह है कि सुमित रनवा और गणेश राज बंसल की जो जोड़ी है वो अटूट है। इनका जो याराना है बहुत ही चर्चा का विषय रहता है। इन तमाम बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे सुमित रनवा से। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद झा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बटनेर पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज यहाँ बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे माननीय विधायक गणेश राज जी बंसल का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने विधायक बनने के बाद शहर की जो कमान है सभापति की मेरे कंधों पर डाली है और उन्होंने भरोसा जताया है। उसके लिए मैं राज्य सरकार और हमारे विधायक महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सुमित जी, शुरुआत करते हैं कि साल 2019 में जब चुनाव हुआ नगर परिषद का तो यूँ बिल्कुल गणेश राज बंसल की ताजपोशी हुई, आप उनके खास से सालार रहे हैं। लेकिन उस वक्त आपको लगा कि मेरा नंबर लग जाएगा और कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि सुमित रनवा भी सभापति बन जाएंगे? नहीं, जैसा हमारा काम था शहर का विकास करना है जी। और शहर के विकास को प्राथमिकता देनी है। जो शहर जिला बनने के बाद विकास से महरूम रहा उस जिले को एक राजस्थान के पटल पर ऊंचा उठाने का बीड़ा हमने उठाया था। जो भविष्य की क्या सोच रहेगी या भविष्य में हमें क्या बनना है उसको हमने बिल्कुल नहीं सोचा। हमने एक ही बात सोची भी हमें काम करना है और हमने काम किया और उसी काम का जनता ने हमें प्यार दिया और आज वो प्यार जो है हमें इन पदों पर लेके आया है। भाई, आप जब पार्षद बने थे, क्योंकि देखिए चेयरमैन बनने के लिए पहले पार्षद बनना पड़ता और पार्षद जब बने तो आप कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आप जीत गए, बोर्ड भी कांग्रेस का बना। लेकिन अब भाजपा सरकार के जो मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने आपकी ताजपोशी की है, आपकी नियुक्ति की है। तो अब लोग जानना चाहते हैं कि सुमित रनवा बतौर चेयरमैन किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मैं बताना चाहूंगा जज साहब, विधायक जो विधानसभा के जो अपने चुनाव थे उससे 2 माह पूर्व जब विधायक गणेश राज जी बंसल भाजपा की टिकट मांग रहे थे तो मैंने अपना मेरी धर्मपत्नी मंजू रनवा संतोष जी बंसल का कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देके इनके जो जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी दादरी को सौंप दिया था और उन्होंने वो जो इस्तीफा है ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिया था। उसके बाद उन्होंने माना नहीं माना वो मुझे नहीं पता, पर हमने विधानसभा इलेक्शन से 2 माह पूर्व ही कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ दिया था। आपने कांग्रेस छोड़ दी थी। और उसके बाद जब विधायक बने गणेश राज जी बंसल तो उन्होंने ऊपर जाकर सीएम साहब से इस बात के लिए जोर भी दिया और कहा भी सुमित रनवा जो बखूबी इस पद को संभाल सकते हैं। तो सरकार ने मुझ पे विश्वास जताते हुए मेरे कंधों पे ये बोझ जो भार है वो डाला है और मैं राजस्थान की जो भाजपा सरकार है उसी के निर्देशानुसार यहाँ हनुमानगढ़ नगर परिषद में काम कर रहा हूँ। जी, चलिए अब कुछ कामकाज की बात करते हैं, शहर के विकास की बात करते हैं। जब कुछ समय पहले आपने जब इंटरव्यू दिया था, बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि हमने 2 सरोवर बनाने की बात कही थी आपने शहर में, जो बरसाती पानी की निकासी जहां पर आप एकत्रित करेंगे उसको। तो वो कहां तक मामला पहुंचा, क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट उसका? हनुमानगढ़ जंक्शन में एसटीपी के पास एक अमृत सरोवर बनने जा रहा है जिसका जो खुदाई का काम पूरा हो चुका है और अंदर से जो पक्का करने का है वॉल उसका काम शुरू हो गया है। उसके जो नीचे का बेड है वो कच्चा रखा जाएगा और उसकी दीवारें पक्की की जाएंगी और उसके चारों तरफ फेंसिंग करके चारों तरफ रोड बनाई जाएंगी और जो रेन वाटर
जब बरसात की अधिकता होती है और पानी जो है बढ़ता है, तो उस पानी को उस सरोवर में खोला जाएगा ताकि जो शहर का पानी और नीचे जो इलाके हैं उनका पानी जल्दी से जल्दी उतर सके, शहर में जल भराव की समस्या को कम किया जा सके। इसीलिए उस सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। रेन सीजन से पहले पहले मैं मानता हूं यहाँ ये जो है सरोवर ये पूर्ण कर दिया जाएगा और टाउन में एक भटनेर सरोवर बिहारी बस्ती में बनने जा रहा है, जिसका काम भी आज से 10 रोज पूर्व चालू कर दिया गया। रेन सीजन से पहले पहले उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। इन दोनों के बनने से शहर के अंदर जो जल भराव की समस्या है वो काफी हद तक मैं मानता हूँ पूर्णतः बंद हो जाएगी। ये अक्सर देखा जाता है कि जब बारिश का मौसम आता है, बारिश होती है, तो शहर जो है ना वो सड़कों पे पानी जो है ना तैरता रहता है, पूरा इस तरह से स्थिति सामने आ जाती है। तो आपको नहीं लगता कि और भी ज्यादा कोई मुकम्मल तरीका हो सकता है इसके अलावा भी? झा साहब, मैं कहना चाहूंगा शहर बहुत बड़ा है और पानी निकासी की जो एक जगह है, वहां पानी जब आके सभी नाले एक जगह मिलते हैं तो नाले की कैपेसिटी अपने या तो कोई नहर जितनी बड़ी कर दें या उसको सफिशिएंट जो शहरी नाले हैं उतना ही रखना पड़ता है ताकि, और जब बरसात का जोर पड़ता है तो स्वाभाविक है एक बार जल भराव आएगा। अपने छत पे ही ले लें, अगर बहुत तेज बरसात हो तो छत के ऊपर से भी पानी जो 1 या 2 जो हमें मेन होल रखे होते हैं उनसे निकलने में उसको टाइम लगता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। पीछे की बरसातों में हमने देखा है कि आधे पौने घंटे में हनुमानगढ़ जंक्शन में पानी का भराव जो है वो उतर जाता है और जो नीचे के कुछ एरिया हैं जैसे IDBI बैंक का एरिया है, क्लासिक होटल के पास का एरिया है, वहां पानी का जल भराव रहता है। उसके लिए हम तुरंत प्रभाव से जेटिंग या ऐसी चीजें लगा देते थे, परंतु उसके लिए अब हमने 2 बड़े वाटर हार्वेस्टिंग उन निचली जगहों पर बनाने के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं और बरसात सीजन से पहले पहले उन दोनों वाटर हार्वेस्टिंग को बना दिया जाएगा ताकि उन जगहों का भी जल भराव का निस्तारण है जो तुरंत प्रभाव से हो सके। और इसी जल भराव को बचाने के लिए ये 2 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। ठीक है सुमित जी, नगर परिषद पिछले 4-4.5 साल से अगर हम बात करें, जब से गणेश राज बंसल चेयरमैन बने और आप लोगों के हाथ में कमान आई, तो निश्चित तौर पे शहर की जो तस्वीर है वो बदली है। पूरा शहर इस बात की गवाही दे रहा है। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि नगर परिषद आय के स्थायी स्रोत ढूंढने में विफल रही, कोई प्रयास नहीं हुए। अब आप चूंकि चेयरमैन आप बन चुके हैं, गणेश राज बंसल MLA बन चुके हैं, तो अब कोई फोकस करेंगे क्या इस पर? बिल्कुल, अभी मेरे पास 1-2 बैंकों के प्रपोजल आए हैं और हमने उनको भेजा भी है। नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन जो उद्यान है वहां हमारे पास कुछ जगह पड़ी है और उसके आगे उन्होंने हमें एक प्रपोजल भेजा भी, अगर आप एक बिल्डिंग बना दें तो हम आपको वो बिल्डिंग ले सकते हैं। तो उससे हमें महीने का 1 लाख रुपए के आसपास का किराया आना शुरू हो सकता है। उसके लिए जैसे ही उनका वो प्रपोजल पास करके भेजेंगे, हम वहाँ एक बिल्डिंग जो है बनाने के लिए निविदा जारी करके और वो भी सोच रहे हैं। दूसरा, बस स्टैंड जो है उसकी DPR लगभग तैयार हो चुकी है। अब उसका डिजाइन भी फाइनल लगभग कर दिया जाएगा और जो बस अड्डे की जगह है वहाँ 2 तल पार्किंग और 1 तल मार्केट बनाने का हमारा विचार है। अबोहर बाईपास पे, हाँ, अबोहर बाईपास पे तो बस अड्डा स्थानांतरण हो जाएगा और जो अब जहां बस अड्डा है ठीक है, वहां भी 2 तल में पार्किंग, ताकि शहर की पार्किंग की व्यवस्था भी सुचारू हो सके और 1 तल पे हम ये सोच रहे हैं भी मार्केट बनाकर उसे किराए पे दिए जाए और नगर परिषद की स्थायी जो है आमदन उसके। और जो नया बस अड्डा बनेगा उसमें भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या जो भी सुविधाएं हैं जो बनाई जाएंगी, उन दुकानों को बेचा नहीं जाएगा, उनको भी हम नगर परिषद के अधीन ही रखते हुए किराए पर देंगे ताकि उसकी भी हमें एक जो आय है वो नगर परिषद की आय का स्रोत वो बनी रहे। तो ऐसे कोई 2-4 प्रोजेक्ट हम अभी सोच रहे हैं। अभी जो हमारा जिला उद्यान है, डिस्ट्रिक्ट पार्क है, उसमें पहले कैंटीन अंदर बनी हुई थी तो वो चल भी नहीं पाती थी। अब बराबर मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, एक और हॉस्पिटल बना है, नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, टाउन हॉल बन रहा है, तो वो एरिया डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। तो हमने उस कैंटीन को बड़ा रूप देके मेन रोड पर
उस कैंटीन को ला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हाईवे भी बनना है कल को। उस कैंटीन से हम मानते हैं अगर वो कैंटीन बार हम ले आते हैं और ये एरिया डेवलप होता है, तो जैसे हमारी सेंट्रल पार्क की जो कैंटीन है वो साल की 9 लाख रुपए में लगी है, तो हमारा मानना है भी ये कैंटीन उससे बेटर चलेगी। कम से कम साल का हमें 15 से 20 लाख रुपए की आय अर्जित यहाँ से हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे मुद्दों पे विचार किया जा रहा बहुत बढ़िया। है और जल्द ही हम इनको धरातल पर उकेरने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान, इसको मानते हैं, बड़ा अभियान है ये, और इससे कंपटीशन की भावना पैदा होती है कि मेरा शहर आपके शहर से सुंदर दिखेगा और साफ दिखेगा। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में हनुमानगढ़ पिछड़ क्यों जाता है? मैं बताना चाहूंगा जहाँ साहब, पिछली बार हमें अच्छे अंक मिले थे और इस बार भी ऐसा नहीं है भी शहर की सफाई व्यवस्था में हम पिछड़े, वहां नहीं पिछड़े। हमें अंकों में अगर मार पड़ी तो वो पड़ी सेग्रीगेशन में। सेग्रीगेशंस के उस टाइम कोई विधानसभा इलेक्शन के बीच में टेंडर भी नहीं हो पाए, और जो एमआरएफ की जो स्कीम बड़ी चल रही है वो भी थोड़ा सा उनके फेज जो है वो अभी तक उन्होंने फर्स्ट फेज का काम किया है और वो भी उनकी गति नहीं थी। तो उसमें बीच में हमारे आज के जो माननीय विधायक गणेश राज जी बंसल तत्कालीन जो सभापति थे, उन्होंने बकायदा उनको नोटिस दिए और अब उसमें काम में गति पकड़ी है। फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है, सेकंड फेज की मशीनें जो है वो आ चुकी हैं और पैसा भी सरकार जो है बदलने के बाद उसमें 2-3 करोड़ रुपया हमारे पास आया है। उसको फटाफट मशीनों के पैसे देके हम ये चाह रहे हैं 4 या 6 महीने में उस एमआरएफ जो प्लांट है उसको चलाया जाए, ताकि ये जो सेग्रीगेशन का मामला है ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाए। उससे जो कचरा है, मिट्टी है, वो खाद के रूप में अलग निकलेगा, प्लास्टिक अलग जाएगा और कंकर पत्थर अलग निकाल के जो प्लास्टिक है वो अलग बिकेगा और खाद जो है वो हमारे इलाके के जो किसान हैं उनको मुहैया कराई जाएगी, ताकि उन किसानों को भी लाभ मिल सके। तो ये जब समस्या खत्म हो जाएगी तो मैं नहीं मानता भी हमारे अंक कम होंगे। जो सफाई व्यवस्था शहर की है वो मैं ये मानता हूँ भी काफी हद तक बहुत सुचारू है। और जो कचरा परिवहन का मामला है उसमें ट्रॉलियां कचरा परिवहन जो कर रही हैं प्राइवेट एजेंसियों की, उनको भी इस बार हम कुछ कोशिश ऐसा कर रहे हैं भी उन ट्रॉलियों पे जीपीएस वगैरह लगवाकर उसमें भी थोड़ा सा पारदर्शिता लाई जाए, ताकि सफाई व्यवस्था और सुचारू हो सके। बहुत अच्छा। और एक बात और करना चाहेंगे आपसे कि कहा जाता है कि जैसे अभी आपको सरकार ने 2 महीने के लिए सभापति बनाया, फिर 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया एक तरह से, और माना जा रहा है कि जब चुनाव भी होगा तो चूंकि संख्या बल आपके साथ है तो आपका निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है, या चुनाव में जो भी स्थिति आएगी। तो कुल मिलाकर अभी जो संभावना है राजनीति में यह है कि अब तो आप चेयरमैन रहेंगे ही चुनाव तक। तो बतौर चेयरमैन शहर के विकास को लेकर कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे सुमित रेणुवा का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल हो जाए, गणेश बंसल की तरह? नहीं, मैं कहना चाहूंगा मैं गणेश बंसल तो नहीं बन सकता, पर उनके नक्शे कदम या उनके पद चिन्हों पर चलने की भरपूर कोशिश करूंगा। राज्य सरकार का मेरे पे आशीर्वाद भी है और मैं जो बड़े प्रोजेक्ट जो बचे हैं जैसे ये 2 सरोवर हैं, ये शहर के लिए बड़ी जरूरी चीज है। सीवरेज जो है चल रहा है, सीवरेज का जो प्लांट चल रहा है बराबर बाजार के एरिया में 2, 3, 4 वार्डों में, उसको अतिशीघ्र पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। शहर में जो एंट्री गेट्स हैं, मुख्य जो द्वार हैं, शहर जब प्रवेश करती है जो भी कोई बाहर से आता है, उसका हमारे एक शहर में कमी थी, उसके लिए मैंने निविदाएं जारी कर दी हैं। उनका भव्य निर्माण किया जाएगा, डिवाइडर दे के दोनों 100 फुट तक उसमें ग्रीनरी, और जो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ साहब जहाँ सरकारी बिल्डिंग्स हैं और वॉल और रोड के बीच जो कच्ची जगह पड़ी है, अब उसमें हम ये चाह रहे हैं भी इंटरलॉक ना लगाकर फेंसिंग करी जाए और उसमें ग्रीनरी की जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, ताकि एक तो वहां सफाई रह सके, लोग उस पट्टी में कचरा ना डालें, और उसमें जब पेड़ पौधे लगेंगे, हरियाली होगी तो हमारे शहर के लिए लाभदायक रहेगी। तो अभी एक ग्रीन सिटी के रूप में मैं इस शहर को बनाने की जो कवायद है वो शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और ये भी कोशिश है भाई आने वाले जो नगर परिषद के चुनाव तक इस मामले में मैं सोचता हूँ भी काफी हद तक मैं कामयाब होने की कोशिश करूंगा। जितने भी डिवाइडर्स हैं इन पे अभी 10, 15, 20 रोज बाद पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा चाहे तो
अनभिज्ञता की बात कहें, कुछ लोगों के कहने से जो बड़े पेड़ लगा बैठे थे डिवाइडरों पर, वो पेड़ इन डिवाइडरों में चल नहीं पाते। आपने देखा होगा दिल्ली तक और तक जहां भी है बोगनवेलिया या कनेर्स के जो पेड़ हैं वो बहुत अच्छे ग्रीनरी भी देते हैं और उनपे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और फूल भी अच्छे लगते हैं। तो ऐसा कुछ करके इन डिवाइडरों को हरा भरा किया जाएगा। स्टेडियम का जो इलाका है उसके चारों तरफ जो जगह पड़ी है वहां ग्रीनरी की जाएगी और करनी चौक से लेकर अपने ये जो आपका परशुराम चौक है यहाँ तक ग्रीनरी करने की है। और ये जो अपनी पुलिस स्टेशन के बराबर की रोड खाली है वहां ग्रीनरी है। ग्रेफ चौराहे से गौशाला तक दोनों साइड जो जगह पड़ी है वहां जो भी पुलिस लाइन के बराबर नहर के बराबर जितनी भी जगहें जो डंप पड़ी हैं वहां हम फेंसिंग करके उस जगह को ग्रीन बेल्ट के रूप में उभारने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा। और उसमें क्या है पैसा भी कम लगेगा। आप जैसे मैं एक सोच लेके आया था किसान पार्क, तो किसान पार्क में हमने कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाया था, 8 से 10 लाख रुपए की लागत में उसको तैयार किया था। शहर की खूबसूरती बहुत बन गई क्योंकि ये जो चीज है ग्रीन बेल्ट जो बन जाना उसमें लोग घूमते भी हैं और ग्रीनरी होने से जो ऑक्सीजन की मात्रा भी है वो शहर को बढ़ती है। बिल्कुल, तो मेरा ये ध्येय रहेगा कि मैं शहर को हरा भरा कर सकूं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जो पार्क्स हैं जितने भी हम अभी जब ये सावन का महीना आएगा तो बिल्कुल हर जो पार्क जिसके आगे जो भी जनता उसको मोटिवेट करेंगे, उनको जितना पौधा चाहिए वो मुहैया करवाएंगे नगर परिषद से और पार्कों में भी पूरी ग्रीनरी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये है हमारे सुमित रनवा जो नगर परिषद के सभापति हैं, चेयरमैन हैं। और कुछ व्यक्तिगत सवालों की शुरुआत करते हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका प्लस पॉइंट क्या है आपके हिसाब से? दुनिया तो बहुत कुछ कह देती है प्लस पॉइंट, ठीक है, लेकिन जो खुद का जो आकलन है वो क्या कहता है? मेरा प्लस पॉइंट यही है भी कभी भी मैंने किसी के साथ रहते हुए किसी के मन को दुखाने की कोशिश नहीं की और जिसके साथ रहा उसके साथ खुल के रहा और वही बातें जो है आज मुझे इस पद तक लेके आई हैं। मैंने चाहे आप अभी आपने कहा था गणेश राज जी के आप सिपह सलार रहे, मैं 1999 से उनके साथ जुड़ा, उनके साथ रहा, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला और इन 5-4 सालों में उन्होंने मुझ पे जो भरोसा जताया, इस शहर के विकास में जो भागीदारी रखने पर मेरे पे भरोसा जताया था, मैं ये मानता हूँ भी काफी हद तक मैं उसमें सक्षम भी रहा। निर्माण का जो काम था उन्होंने मुझे संभलाया और मैं ये मानता हूँ कि यही सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट रहा कि जो उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया और मैंने शहर को बनाने में अहम भूमिका निभाई और आज उसी का नतीजा है जो शहर भी ये चाहता है भी और हमारे जितने भी पार्षद हैं वो भी ये चाहते हैं भाई मैं इस सीट पे बैठूं और शहर का विकास करूं। ये तो प्लस पॉइंट हो गया आप, लेकिन माइनस पॉइंट भी होता है, तो वो क्या है आपके हिसाब से? जैसा मैं माइनस पॉइंट तो अब आपको क्या बताना चाहूंगा, इसमें मैं यही कहूंगा कि कुछ मुद्दों पर एक उत्तेजना जो है मेरे में आ जाती है। ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा, क्योंकि सच्चा आदमी जो है वो झूठ बर्दाश्त नहीं करता, आक्रोशित हो जाना जो है वो मेरा एक माइनस पॉइंट है। मैं उसको काफी हद तक खत्म करने की कोशिश भी बहुत करता हूँ, परंतु कई बारी कोई सच्ची बात को जो काटता है तब एक गुस्सा जो या आक्रोश जो आ जाता है वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मेरा एक माइनस पॉइंट है, वो मैं कहूँगा। ठीक है, चलिए, राजनीति के अलावा आपको क्या पसंद है? राजनीति जो है वो 1998 से लेके आज तक हमारे रग रग में बैठ चुकी है और उसके अलावा जो लोग बाग जो समाज सेवा का काम है और चाहे कोई भी संस्था जो हमसे जुड़ती है आती है तो उनके लिए काम करना, कोई भी बच्चियों के उत्थान की बात है उसके लिए भी काम करना, ये एक ध्येय है। भी मैं ये मानता हूँ भी राजनीति के साथ साथ कोई भी चाहे कोई ऐसा व्यक्ति आए जो असहाय है, निसहाय है, उसको उसका काम करना, उसके साथ जाकर और उसको सहूलियत दिलवाना, उसके काम को करवाना, मैं मानता हूँ भी बड़ा एक पुण्य का काम मानता हूँ, जिससे
एक असहाय व्यक्ति को लाभ मिल सके, तो वो एक बड़ा मैं पुण्य का काम मानता हूँ। जिस प्रकार गणेश जी ने 2 नेकी की रसोई, अपनी रसोई चला रखी है, उनमें भी हम ये चाहते हैं भी योगदान देते रहें। वो भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसके लिए हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं भी आप ऐसी रसोइयों में सहयोग करें, चाहे गुरुद्वारे हैं और हैं, तो किसी के काम आना और उसके काम आकर उसकी जो समस्याओं को निराकरण करना, ये भी एक पुनीत कार्य है। मैं सोचता हूँ भी ऐसे काम भी इंसान को राजनीति के साथ साथ करने चाहिए। चलिए, अगर राजनीति नहीं करते तो फिर क्या करते सुमित रनवा? राजनीति नहीं करते तो अपने परिवार के साथ जो अपना पूरा पैतृक काम है, खेती है या जैसे भी कोई समाज सेवा है, और किसी के परिवार जो हमारा बहुत बड़ा है उसमें हर व्यक्ति के काम आना, ये जो घरेलू काम है ये रह जाते, और लोगों की समाज सेवा में साथ देते। राजनीति नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति जो आता किसी संस्था से जुड़ते और किसी न किसी संस्था से जुड़ते, यानी करते सेवा करते। चलिए, क्योंकि हाँ, हमारा जो पृष्ठभूमि है, मेरे पुराने हमारा परिवार बारिका गांव से, मैं पृष्ठभूमि मेरी वहीं से है। रणवा परिवार एक ही दादा की औलादे हैं सभी, और चौधरी काशीराम जी रणवा दरबारा सिंह की सरकार में मिनिस्टर रहे, तभी से उसके बाद डॉक्टर महेंद्र रणवा एमएलए रहे। तो वहीं से मैंने सीखा, मेरे परिवार से सीखा ये सेवा भाव जो है, और उन्हीं के नक्शे कदम पे मेरे फादर जो है वो भी लोगों के साथ चलते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, कभी राजनीतिक पद पे नहीं रहे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते रहते। और अब जब राजनीति पकड़ी तो उसके साथ साथ सेवा भी कर रहे, राजनीति भी कर रहे। ठीक है, लेकिन सुमित जी के बारे में कहा जाता है कि सुमित रनवा बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत कम हंसते हैं, मुस्कुराते भी कम हैं, लगता है कि हमेशा रिजर्व नेचर के हैं और राजनीति में है। आप क्या कहते हैं? जैसा जहां तक गंभीर रहने की बात है, तो जो काम है शहर का उसके प्रति गंभीर रहना पड़ता है, क्योंकि काम का बोझ इतना होता है। शहर का जो काम है, दिन से शाम तक किस योजना पे काम करना है, काफी लोगों के जो पर्सनल वर्क्स भी होते हैं, चाहे वो पटों के हैं, चाहे वो शहर के विकास के हैं, चाहे सफाई व्यवस्था है, हर चीज पे फोकस करना पड़ता है, और ऐसा वक्त ही नहीं मिल पाता। और भी कभी आदमी एक घर, मेरे रिश्तेदारियां और जो घर वाले हैं वो भी इस बात को लेके नाराज रहते हैं। अच्छा। भाई आप ज्यादा शहर और इस राजनीति के काम को ज्यादा देखते हैं, और जो हंसने या उसके खेलने की बात, अगर कोई हंसने की बात आती है तो जब हंसने का वक्त होता है तब लोग मेरे आसपास नहीं होते। ऐसा नहीं है, जब घर पे जाते हैं तो बच्चों के साथ बैठते हैं, मेरी एक छोटी पोती है उसके साथ भी समय बिताते हैं, तो उसी के पास जाने से जो सारे दिन की थकान है वो दूर हो जाती है। तो गंभीरता जो है इंसान को उसका जो लक्ष्य है उस तक पहुंचाती है, और शहर के विकास के प्रति गंभीर रहना मैं मानता हूं भी अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है ये। अभी आपने विधायक गणेश राज बंसल के साथ अपनी दोस्ती की बात की, और 99 से आपने बताया कि आपकी दोस्ती है उनके साथ और निभा रहे हैं आप आज तक दोनों। जबरदस्त याराना है ये। शुरुआत कैसे हुई थी आपकी, जो पहली मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे प्रभावित हुए थे आप गणेश राज बंसल से? 1999 के चुनाव में मैं पार्षद बना, और हमारे विधायक जी की धर्मपत्नी संतोष जी बंसल थे, वो भी पार्षद थे। संगीता मिड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद कुछ कड़वाहटें धीरे धीरे आने लगी। हमने माननीय स्वर्गीय चौधरी आत्माराम जी जो आज स्वर्गों में बैठे हैं, उनके आदेशानुसार, जबकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, परंतु फिर भी उनके आदेशानुसार हमने संगीता मिड्डा को जो प्रत्याशी घोषित किया गया उसी को वोट दिया। और कुछ कारणों से कड़वाहट आने के बाद जब ऐसा प्रस्ताव की बात आई, तब गणेश जी से मेरा जुड़ना हुआ। और उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा भी इनसे बढ़िया इंसान हो नहीं सकता, और उसके बाद उनसे मेरे धीरे धीरे पारिवारिक रिलेशन इतने बढ़ गए कि आज कोई भी काम हो, हमारे घर में फंक्शन हो चाहे उनके घर में फंक्शन हो, हम एक दूसरे का हमारा पारिवारिक रिलेशंस रहता है। कोई भी समस्या हो हम एक दूसरे से बैठ के तय करते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे शहर की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की। और उसके बाद चाहे हम पार्षद रहे ना रहे, हमारा रिश्ता वैसा ही रहा, दोस्ती वैसी रही।
कई बार लोगों ने बीच में खटास पैदा करने की कोशिश की, परंतु मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं। उन्होंने सदैव मेरे सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखा है और कभी भी जब कोई मेरे समस्या भी खुद की आई, चाहे पर्सनल थी चाहे कोई थी, उन्होंने मुझे संबल दिया, उन्होंने मुझे हमेशा ताकत दी, हौसला दिया और उसी हौसले की बदौलत है कि मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं। मैं गणेश राज जी बंसल का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ा भाई बनकर मुझे इतना आशीर्वाद दिया और एक छोटे भाई के रूप में मेरा हाथ पकड़कर आज भी मुझे साथ लिए चल रहे हैं। तो यही हमारी दोनों की दोस्ती और इसी मिसाल देते हैं। चलिए, अब विधायक बन गए हैं गणेश राज बंसल और आप चेयरमैन बन गए हैं, तो अब नगर परिषद के कामकाज पर उनका कितना हस्तक्षेप होता है? नहीं, ऐसा ना तो कभी उन्होंने हस्तक्षेप किसी का सहा और ना उन्होंने कभी हस्तक्षेप मेरे काम में किया। आज लोग जो जाते हैं उनके पास, उनको वो सीधा मेरे पास भेजते हैं, उन्हें कहते हैं भी आप वहां जाओ, आपका काम होगा, अगर काम नहीं हो तब आप मुझे कहें। और उनका भी जब कोई काम होता है तो वो मुझे पर्सनली फोन करके कह देते हैं। ठीक है। बाकी मैं 3 महीने से उन्हीं के सानिध्य में काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई हस्तक्षेप कोई कुछ नहीं। वो कहते हैं भी अपने हिसाब से बढ़िया काम करो, जहां मेरी हेल्प की जरूरत है वहां आपको हेल्प मिलेगी। और मैं उन्हीं के सानिध्य में शहर के विकास की जो धुरी उन्होंने चलाई थी उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुमित जी, पिछले 8-10 साल की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ की राजनीति में, अगर हम शहर की सरकार यानी नगर परिषद की राजनीति की बात करें तो आपको याद हो कि जब भाजपा नेता राजकुमार हिसारिया सभापति हुआ करते थे तो एक तिगड़ी थी उनके खिलाफ, गणेश राज बंसल, सुमित रनवा और अनिल खीचड़। जब चुनाव होता है 2019 में तो आप तीनों ही यानी तिगड़ी जो थी वो तीनों ने एक निर्णय लिया रणनीति के तहत कि हम अब सपत्नीक चुनाव मैदान में जाएंगे और तीनों ही सपत्नीक जीत भी जाते हैं। गणेश राज बंसल सभापति बनते हैं, अनिल खीचड़ उपसभापति बनते हैं और सुमित रनवा बगैर कुछ बने बहुत कुछ बन जाते हैं, निर्माण समिति का अघोषित अध्यक्ष बन जाते हैं। तीनों के हाथ में सत्ता होती है, लेकिन जो समय आगे निकलता है तो संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाती है और वो तिकड़ी टूट जाती है लास्ट में, यानी अनिल खीचड़ उस मैदान से बाहर हो जाते हैं। ये कैसे हुआ ये सब और तिकड़ी टूट कैसे गई? देखो जहाँ साहब, मैं इस बात पे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, सारे शहर को पता है भी तिकड़ी में से अनिल खीचड़ी क्यों टूटा। सुमित कुमार वही है, गणेश बंसल भी वही है। जब आदमी की आकांक्षाएं बड़ी हो जाएं और अपेक्षाएं जो बड़ी हो जाएं तो कहीं ना कहीं टकराव संभव है। और जबकि हमने तो अनिल खीचड़ को हमेशा ही छोटे भाई की तरह माना। चुनाव से पहले उन्होंने मुझसे एक वायदा किया भी अगर सुशीला के लिए मैं वाइस चेयरमैन नहीं मांगू तो भाई साहब क्या रहेगा। मैंने कहा मेरे को वाइस चेयरमैन का कहीं लालच नहीं है, मेरा ध्येय है गणेश राज बंसल इस शहर के सभापति बने। और मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ये बात की तो उन्हें खुद ये नहीं था कि मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वो भी एक कविंदर जैसे धुरंधर के सामने इलेक्शन लड़ रहे थे। उसके बाद 2-3 साल तक हमारा जो समय है वो ठीक चला। कभी मेरे साथ कोई बात के लिए खटास हुई तो मैंने उसको क्लियर भी किया। अब गणेश जी के साथ उनका क्या खटास हुई क्या नहीं हुई मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहूंगा, परंतु इन बातों को बताने या उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शहर को पता है, टाउन का सारा शहर जानता है। मैं बड़ी बड़ी बात न कहते एक ही बात कहूंगा भी आज उनके साथ 3 पार्षद हैं और मेरे साथ 53 पार्षद हैं। इस बात से आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे भी ये कहानी क्यों है। मेरे साथ इतने पार्षदों का होना और उनके साथ आज 3 व्यक्तियों का, खुद वो धर्मपत्नी और एक अपने 56 नंबर के पार्षद हैं विकास जी रंगेरा, उन तीनों का ही होना ये शहर को बताने की जरूरत नहीं है भाई ये तिकड़ी क्यों टूटी। चलिए, एक सवाल व्यक्तिगत और भी है कि आपके पिता, जैसे आपने अभी बताया कि आदरणीय जगदीश रनवा जी एक पूर्व मंत्री के बहुत ही खास हैं, पूरे शहर के लोग जानते हैं इस बात को, और आप उस पूर्व मंत्री के धुर विरोधी माने जाते हैं। ये भी बात है कि आपके पिता गणेश राज बंसल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और आप गणेश राज बंसल के रणनीतिकार होते हैं। सियासी विरोधाभास से
पिता पुत्र के रिश्ते पर कितना असर पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, पारिवारिक मामला हमारा अपनी जगह है। आपने देखा होगा जिस दिन मैं सभापति बना, हाँ, उस दिन मेरे पिताजी पिता वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मौजूद थे, सामने आशीर्वाद बैठे थे। देने पहुंचे थे। बिल्कुल आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। राजनीति जो है, सन 80 में मेरे पिता और डॉक्टर राम प्रताप मित्र थे। उसके बाद आते आते 5-6 सालों बाद को रिश्तों में कड़वाहट आई और उसके बाद कांग्रेसी रहे। बीच में 2003 में जब इलेक्शन हुआ तो मैं और गणेश राज बंसल भी डॉक्टर राम प्रताप के साथ रहे थे, परंतु उस व्यक्ति ने हमारी कोई कदर नहीं की और हमें यही कहा गया भी ये लोग तो हैं, इनको गलत बना दिया गया या जैसा भी मामला था। तो उस टाइम मैं गणेश जी के साथ ही गया था और उन्हीं के साथ छोड़ के डॉक्टर राम प्रताप को वापस आ गया, क्योंकि वो व्यक्ति जो है, सबसे बड़ी बात है भी डॉक्टर राम प्रताप जो है वो आदमी कानों का कच्चा है। लोगों द्वारा जो कहा जाता है उसी को सुनकर वो अगले का विरोधाभास करता है। और मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति 1994-95 से गणेश जी का दुर्विरोधी रहा, वो 1 या 2 साल में अपने दिल को साफ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उन्होंने दोबारा हम पे झूठे मुकदमे करवाए और करवाए। और उसके बाद जैसे भी है राजनीति पलटी, जैसे भी है हमारे फादर के साथ उन्होंने दोबारा मित्रता की, चले गए। पर मेरे मन में एक बार जाकर आने के बाद जो खटास थी वो दूर नहीं हुई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था भी बार बार किसी के साथ जाएं। और फिर मैं ऐसी राजनीति नहीं करता, मैं किसी के साथ जाके उसके पैर पकड़ूं या और पकड़ूं। मैं चौधरी विनोद कुमार के साथ रहा तो भी मैं मेरे कद के अनुसार रहा, मैंने कभी भी किसी के आगे जाके हाथ नहीं जोड़े। मैंने राजनीति की तो अपने ठरके की राजनीति की है, किसी के आगे झुक के नहीं की। अगर जनता का मैंने काम किया तो जनता ने मुझे प्यार दिया। मैं कभी किसी के इलेक्शन में अगर लगा तो मैंने कभी ये नहीं सोचा भाई मैं इलेक्शन चौधरी विनोद कुमार लड़ रहा है या कोई और लड़ रहा है, मैं खुद को इलेक्शन मान के लड़ा हूं हमेशा। इस बात का सबूत भी अभी पिछले से पिछले इलेक्शन में चौधरी विनोद कुमार जी के इलेक्शन की जब बात है तो मेरे ऊपर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी भी पैर के ऊपर से गुजार दी गई थी, उस टाइम मुझे चोट भी लगी। तो मैं यही कारण रहे भी मेरी जो डॉक्टर राम प्रताप के परिवार के साथ पटड़ी नहीं बैठती और मैं हमेशा उनका प्रतिद्वंदी रहा हूं। और उन्होंने भी मुझे नीचा गिराने में या नीचा दिखाने में कभी भी कोई कसर नहीं रखी। वो 2016 का अतिक्रमण देखिए आप, उसमें मेरे वार्ड के लोगों को, बेकसूर लोगों को इस बात की सजा दी गई भी आपने सुमित रणवा को वोट क्यों दिया। कब्जे 8-8 इंच दीवारें या बाहर छोटी चौकियां बनी थी, उनका सहारा हाई कोर्ट का जो बहाना लेकर उन लोगों को उजाड़ा गया। उसका परिणाम आज भी वो भुगत रहे हैं। उस वार्ड से उन्हें जितने वोट आते हैं वो आप उसमें से देख सकते हैं बूथ लेवल पर भी। इनके साथ जो रड़क की राजनीति रखते हैं, लोगों से द्वेषता रखते हैं, उनकी रड़क निकालने की राजनीति, उसी से मैं दुखी रहता हूं भी। मैं इनके साथ कभी जाने की मन में भी नहीं सोची मैंने। और अब आपने इन इलेक्शनों में भी देखा, यही वजह रही भी ये फिर आ रहे हैं। और पिछले 5 इलेक्शंस जो हैं, जो पीछे विधानसभा के 5 इलेक्शंस हैं, उसमें से डॉक्टर राम प्रताप सिंगल 1 इलेक्शन जीता है। तो क्या काबिलियत कहेंगे, मैं तो मानता नहीं। अब ये कहते हैं जी बड़े दिग्गज नेता हैं, होंगे। जो व्यक्ति पीछे के 5 इलेक्शन में से 4 इलेक्शन हार रहा है, उसमें मुझे तो कहीं ऐसी कोई बड़ी दिग्गजता वाली बात लगी नहीं। तो मैं इसीलिए, ठीक है, मेरे पिता जो हैं वो उनके साथ हैं, राजनीति है अपनी अपनी, जिसके साथ जस्ती है वो करते हैं। हो सकता है पार्टियां किसी की भी कोई हो सकती हैं, हो सकता है आज कल को पार्टी, जैसे आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने मनोनीत किया है, मैं भी हो सकता है बीजेपी में रहूं। तो पार्टी में होने से ये नहीं है भी मैं डॉक्टर राम प्रताप के साथ चला जाऊंगा या उनके साथ रहूंगा। उनके साथ मेरे विचार नहीं मिलते तो मैं उनके साथ नहीं। चलिए, और लास्ट में सवाल, बहुत आपने हालांकि हर बात का बड़ा बिल्कुल दिल से जवाब दिया। अब चूंकि आचार संहिता लग गई है, नए काम तो अब होंगे नहीं, और 2 महीने के लिए क्या टास्क है आपके पास, क्या कुछ खास करेंगे शहर के लिए? नहीं, मैं थोड़ा एक शहर की जनता को बता दूं।
आचार संहिता जो लगी है उसमें ऐसा नहीं है भी सभी काम बंद हो जाएंगे। हाँ, जो नए काम है कुछ वो लोगों नहीं को होंगे। भ्रमित भी किया जाता है, कुछ लोग डरे में है अभी ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिन कामों के वर्क ऑर्डर हो गए, वर्क ऑन वो प्रोग्रेस काम तो होना ही है। वो काम चलेंगे बिल्कुल। और 69A के पटे और कच्ची बस्ती डीनोटिफाइड के जो पटे हैं उनका वितरण नहीं किया जाएगा। जो अम्पावर्ड कर दी गई हैं बैठकें जिनमें जो फाइलें तय कर दी गई हैं उन फाइलों को 2 महीने में चेक करके उनका निस्तारण किया जाएगा ताकि इलेक्शन खत्म होते ही उन लोगों को पटों का लाभ मिल सके। और जो पटे जो अम्पावर्ड पहले हो गई हैं और जिनके पैसे बढ़ा लिए गए हैं वो पटे जारी किए जा रहे हैं और किए भी जाएंगे। अब जो नीलामी से जो लोग पटे बन रहे हैं जिन्होंने प्लॉट लिए हैं उन पे कहीं ऐसी आचार संहिता लागू नहीं होती। कृषि भूमियों के पटों पे आचार संहिता लागू नहीं होती। सुओ मोटो जो कॉलोनियां नगर परिषद कर रही हैं उन पे आचार संहिता कहीं लागू नहीं होगी। उन लोगों को पटे दिए जाएंगे। और कुछ जो कई लोगों को ये भी भ्रमित है जी विफला निर्माण नहीं होगा या काम रुक जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कुछ आचार संहिता के नियम होते हैं, उन्हीं पे चलते हुए जो जो काम रुकने लायक है वही रुकेंगे और बाकी काम चलेगा। हाँ, बस ये है आचार संहिता लगने के बाद थोड़ा सा काम का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। और अभी क्यों हमारे पास स्थायी आयुक्त नहीं थे, पीछे जब आचार संहिता लगी तो तत्कालीन एडीएम जो थे उन्होंने पैसे भरने के बावजूद रिपोर्टों पे साइन नहीं किए, तो वो पेंडेंसियां बड़ी थी। और काफी हद तक जब पूजा शर्मा को चार्ज मिला उस समय वक्त में अब जैसे आयुक्त आ गए हैं सुरेंद्र जी यादव, तो हम लोगों ने बैठ के करीब 800-900 पटे इन 2-3 महीनों में जो है लोगों को जारी किए हैं, लोगों को लाभ दिया है पटों का। कुछ एक मुद्दे हैं, अभी हमारे पास सरकार से एक बड़ी सी बात बताऊंगा। एक लेटर आया था भी आपके शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो भेजी जाए। तो मैंने आयुक्त साहब को एक ही बात कही, हालांकि वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है, परंतु उसमें हमने एक सुझाव भेजा है। जो हमारे बाढ़ की जो विभीषिका है घग्गर, ये शहर के लिए एक बड़ी विकट समस्या मानता हूँ। जब भी पीछे बरसातें होती हैं, जब पानी आता है तो एक डर बनता है। और पिछले बार आपने देखा भी बाढ़ ऐसा था भी लोगों को भी शहर कब डूब जाएगा पता नहीं पर लोगों ने मेहनत की, शहर के लोगों ने साथ दिया, प्रशासन ने साथ दिया और गणेश राज जी बंसल ने जो हौसला दिया शहर को, उसका नतीजा रहा भी हम शहर को बचा सके। अब हमने उसमें ये सुझाव भेजा है कि जो नाली बेड के शहर के आसपास का 4-5 किलोमीटर का एरिया है, 2-2.5 किलोमीटर एक साइड, 2-2.5 किलोमीटर एक साइड, इनके जो पटड़े हैं उसी नाली की मिट्टी से उस मिट्टी को अंदर से लेके उन पटड़ों को करीब 25 से 30 फुट चौड़ा किया जाए। उस पे सरकार बजट दे, उसको रोड बनाई जाए बकायदा, उस पे लाइटें लगे, ग्रीनरी हो ताकि गांव जो है उनसे जुड़ जाए। एक तो एक जब रोड बन जाती है उस पे व्हीकल चलता है तो उन बंदों के कटाव की क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो छोटे जानवर जैसे सांप है या कोई भी चूहा है वो नहीं बना पाते। तो वो जो शहर के निकट जो समस्या है ये बंदा टूटने वाली, ये भी बड़ी हद तक खत्म हो जाएगी। ठीक है। और उसमें एक प्रपोजल हमने ये भी भेजा है कि अगर ऐसी कोई जगह बना दी जाए एक डैम टाइप और एक ओटी बनाकर वहां रेस्टोरेंट वगैरह बन जाए, तो रेन जब आए, जब पानी आए, उस पानी को स्टोरेज करके वहां कोई बोटिंग वगैरह एक पिकनिक स्पॉट बन जाए, तो उसी पैसे से उस रोड की उन बंदों की हम मरम्मत करते रहे, उसी पैसे से उनकी जो है देखभाल होती रही। अच्छा है। तो ये समस्या लगभग खत्म होने की बात, जो शहर में कम से कम जो शहर का इलाका है वो बच सकता है, क्योंकि बाढ़ की भी विभीषिका हम ये नहीं मान सकते भी कभी भी हो सकती है। लोगों ने कभी नहीं सोचा था भी ऐसे पानी आ जाएगा। जो लास्ट ईयर हुआ है पूरा हिमाचल उत्तराखंड ने इस बात को, पंजाब ने झाला इस बात को, उन्होंने देखा है भी त्रासदी को, तो हम नहीं चाहते भी ऐसी त्रासदी यहाँ भी हो। तो ये एक प्रपोजल मेरे द्वारा भेजा गया सरकार को। अगर सरकार माने, अगर हो तो मैं मानता हूँ हमारे शहर का बहुत बड़ा भला हो सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए सुमित जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। तो ये हैं सुमित रनवा जो नगर परिषद के सभापति हैं, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही माकूल जवाब अपने हिसाब से दिया है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें, और संभव हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और बने रहिए भटनेट पोस्ट के साथ। बहुत धन्यवाद साहब।